नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में क्लास 10 सोशल साइंस प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ सीबीएसई में उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो किस ढंग से आए और उसका क्या क्या आंसर आएगा उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, देखो आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस आने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस हुई जो 1815 में, ठीक है, उसकी मेजबानी यानी उसको किसने होस्ट किया था। जब वो वियना कांग्रेस हुई थी तो उसका जो हेड था वो किसने की थी। चांसलर ड्यूक मेटरनिक, अर्नेस्ट रेनन, विलियम फर्स्ट या ऑटवान बिस्मार्क। तो ये की थी, किसने की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेटरनिक की अध्यक्षता में ये हुई थी। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन emerged from the eastern India and the spread in the several direction through the intersecting point on the Silk Route। ऐसा कौन सा धर्म है जो रेशम मार्ग के माध्यम से फैला। ठीक है, उसका मतलब मेन उसमें सिल्क रूट के माध्यम से वो काफ़ी दूर तक फैला। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो राइट आंसर क्या आएगा, वो था बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनको आपने ठीक ढंग से अरेंज करना है कि कौन सी घटना कब हुई। क्रॉनिकल ऑर्डर इसमें करना है, क्रमबद्ध तरीके से। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत कमेटी इन द बॉम्बे, जलियांवाला बाग मैस्करेज, बारदोली सत्याग्रह, विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आपने बताना है। ठीक है, तो कौन सा कब हुआ। तो ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी डिटेल में आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो देखिए ये हुआ था जो फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट है, ये बात है मार्च 1919 की। ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्करेज हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की बात है, अमृतसर की। विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया था 4 फरवरी 1922 को, जब पुलिस चौकी में उग्र भीड़ ने आग लगा दी थी। तो गांधी जी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। और बाल दोलाई सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1928 में। तो इसका आंसर जो है वो आपके पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, ब्लैंक दिया गया, फिर ए गर्ल मैरिड इन ए वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड रोट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड आमार जीवन। एक ऐसी महिला थी 19वीं शताब्दी में जो अत्यंत रूढ़िवादी घराने में उसकी शादी होती है और वो अपनी जीवन की एक आत्मकथा लिखती है, ऑटोबायोग्राफी लिखती है, जिसका नाम है आमार जीवन। ऑटोबायोग्राफी का नाम है आमार जीवन। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो उनमें से ऑप्शन है पंडिता रामाबाई, राज सुंदर देवी, इसके अलावा ताराबाई शिंदे और कैलाश बासिनी देवी। तो राइट आंसर है राज सुंदरी देवी, ऑप्शन बी सही है। ये बांग्ला जो है वहाँ की थी, बंगाल से रिलेटेड। नेक्स्ट कहता है कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, इनके ऑप्शन। कॉलम ए में नेशनल पार्क है, कॉलम बी में स्टेट हैं, तो इनको मैच कराना है। तो एक बार मैच करके देख लेते हैं। काजीरंगा है आसाम में, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड में, सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में, और बच गया बांधवगढ़, ये है मध्य प्रदेश में। तो अब देख लेते हैं क्या ऑप्शन बनता है। ए के सामने बन गया काजीरंगा है, ए बनता है बी। ठीक है, फिर सेकंड कहता है
सेकंड पे है जिम कॉर्बेट, ये इसके सामने आ जाएगा सी। फिर कहता है तीसरे पे है सुंदरवन, सुंदरवन हो गया डी, ठीक है। और फिर आपका बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में ए। तो ए के सामने बी ऑप्शन डी में है, एक से ही पता चल जाएगा आपका, सी डी और ए, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट कहता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन किस स्टेट से बिलोंग करती है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मेघालय, ओडिशा। बैम्बू बांस की सिंचाई होती है, बैम्बू को बीच में से काट दिया जाता है और ऐसे मान लो उसमें एक हो गया, फिर आगे एक बैम्बू और लगा देंगे तो पानी इसमें से आके इसमें ऐसे चला जाएगा, बीच में से दो हिस्से में उसको डिवाइड कर देते हैं। वो है मेघालय में, बैम्बू इरिगेशन मेघालय में की जाती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा, बॉक्साइट जो है रॉ मटेरियल होता है, जब इसको शुद्ध करते हैं तो एल्यूमिनियम बनता है जिससे एरोप्लेन आदि बनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, ओडिशा। राइट आंसर इज सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है रॉ मटेरियल? वो है ओडिशा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट दी गई हैं दो, डिवीजन ऑफ द पावर इज द गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, और ये हेल्प करता है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। जो सत्ता की साझेदारी है ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अच्छा होता है, इसके कारण से सामाजिक जो संघर्ष है वो कम होते हैं। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ये सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन किसके रिगार्डिंग? डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेटिव राइट इन द इंडिया। नीचे दिए गए हैं सब्जेक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट लिस्ट और सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सही करेक्टली लिखा गया कौन सा ऑप्शन है? तो देख लीजिए आप। पहले में कहता यूनियन लिस्ट डिफेंस और कॉमर्स, दूसरे में कहता स्टेट लिस्ट पुलिस एंड एग्रीकल्चर, तीसरे में कहता कॉन्करेंट लिस्ट फॉरेस्ट एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ में कहता रेजिडरी सब्जेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड। इनमें से जो सही मैच है वो केवल बी सही है। पुलिस और एग्रीकल्चर ये स्टेट के मैटर हैं और स्टेट लिस्ट में ही यहाँ पर लिखे गए हैं, बाकी में एक एक गलत लिखा गया है जानबूझकर। नेक्स्ट कहता है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भारत के संविधान के बारे में आप पढ़िए, दो कथन दिए गए हैं। कह रहा है भारतीय द इंडियन स्टेट हैज नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज पर द ऑफिशियल रिलीजन। सेकेंडली कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रीजन। तीसरा कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन टू बी द लीगल। तीसरा कहता है इट गिव द गवर्नमेंट टू राइट द इंटरवेन इन द रिलीजन मैटर फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी विद द रिलीजन कम्युनिटीज, हाँ रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है। इनमें से केवल ये कथन गलत है, ठीक है, एक मिनट। इनमें से केवल पॉइंट नंबर 3 गलत है कि कानूनी कोई भी सरकार इसको घोषित नहीं करती, ठीक है। तो अब बाकी के देख लो, ये सही है, ये सही है, ये सही है। 1, 3, 1, 2 और 4 जिसमें सही है, 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4 ये सही है, ठीक है। यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करे और सरकार उसको कानूनी घोषित करे, ऐसा हमारे देश में प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट कहता है भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए हैं? कौन से कदम उठाए हैं जो इलेक्शन कमीशन है? नंबर 1 कहता है अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रिवेंट द डिफेक्शन, दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कैंडिडेट विल हैव टू गिव द डिटेल ऑफ द क्रिमिनल केस ऑन द एफिडेविट, उनको अपना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको एफिडेविट पे देना पड़ेगा। कैंडिडेट विल हैव टू गिव द डिटेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑन द एफिडेविट, ये भी देना पड़ेगा। आगे कह रहा है इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर द पार्टीज टू कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फिल इनकम टैक्स रिटर्न।
तो इनमें से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सा सुझाव दिया गया है, रिफॉर्म किया गया है, सुधार किया गया, तो दैट इज डी। बाकी के 3 भी सुधार हुए हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये सारे काम भी सुधार हुए, बट जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हुआ वो डी ऑप्शन है कि हर जो पार्टी हैं उन्होंने अपने संगठन का चुनाव करना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है इलेक्शन कमीशन का था। नेक्स्ट 2 सेंटेंस दिए गए हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, और कह रहा है कि ये कैपेबल है अकोमोडेशन करने के लिए कि जो सोशल और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं इंडिया में, उन मतभेदों को दूर करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोनों ही कथन सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है शेड्यूल लैंग्वेज। भारत की कौन सी भाषा भारत में संविधान के अनुसार अनुसूचित भाषा है? ये दी गई है आपके सामने। भोजपुरी, गढ़वाली, नेपाली, राजस्थानी, इनमें से शेड्यूल्ड लैंग्वेज। भारत में 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं, अनुसूचित भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th अनुसूची में शामिल हैं। तो इनमें से नेपाली सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, भारत में जो 22 भाषाएं हैं उसमें ये भाषाएं हैं। असमिया भाषा बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये भारत में 22 ऐसी भाषाएं हैं जो अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट कहता है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से सही चूज करना है। कह रहा है वुमेन आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द वेरियस प्रोफेशन इंक्लूडिंग द रोल ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर एंड यूनिवर्सिटी टीचर। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है पॉलिटिकली एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर डाइवर्जन एंड द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन्स रोल इन द पब्लिक लाइफ। कि आज की डेट में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रबंधक, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, टीचर, शिक्षक की भूमिका निभा रही हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति, राजनीतिक लामबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनने में मदद की है। तो दोनों कथन सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। कह रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है, किसी एक छोटे से गांव में किसान ने साहूकार से ऊंची मासिक ब्याज दर पर पैसे उधार लेता है लेकिन उसे वापस नहीं चुका पाता। इसके बाद उसे कम ब्याज दर पर बैंक से उधार लेता है और धीरे धीरे वह कमाता है और साहूकार और बैंक के पैसे वापस कर देता है। तो इस कथन में ऋण की स्थिति में बैंक की क्या भूमिका रही? ठीक है, तो इसमें क्या भूमिका रही? बैंक ने एक कोऑपरेटिव लेंडर के रूप में भूमिका निभाई। बैंक ने फैसिलिटेट किया कि वो डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन, आगे कहता है बैंक ऋण जाल की स्थिति को सुविधाजनक बनाता है। द बैंक इंश्योर ए फेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बैंक सेव द फार्मर फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप। सही उत्तर है ये। अगर बैंक नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये इस किसान जो है इसके ऋण के जाल में फंस जाता, कर्ज के जाल में फंस जाता। तो धीरे धीरे उसने शुरू में तो साहूकार से पैसा लिया, बट बाद में वो बैंक से पैसा ले लेता है और साहूकार का, और वो पैसा चुका देता है और वो खुद का पैसा भी ठीक ठाक कमा लेता है, क्योंकि साहूकार के पास जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बैंक थोड़ा इंटरेस्ट रेट लेता है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने ऋण को चुका देता है। नेक्स्ट कहता है ये एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में देख के बताइए ये किस प्रकार के इकोनॉमिक सेक्टर की एक्टिविटी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। ठीक है, तो राइट आंसर इज, ये आप देख रहे हैं ये एक डॉक्टर है। ठीक है,
डॉक्टर हैं, बच्चे को देख रहे हैं, साथ में डॉक्टर होंगी या नर्स होंगी, तो ये किस सेक्टर की हैं? तो ये है तृतीयक सेक्टर की एक्टिविटी है, सर्विस सेक्टर में आता है चिकित्सक का व्यवसाय। ये कथन था दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट ने ये नहीं करना था, ये केवल ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए या विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक में थी, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो देखो कोई भी खेती हो, एग्रीकल्चर जो है ना, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये जो खेती है, कोई भी खेती है, चाहे वो फूलों की खेती है या वो अनाज की खेती है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो इसका आंसर ये होना है। नेट फिर दो कथन दिए गए हैं, कह रहा है कि जो ग्रामीण गरीब परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। दूसरा कहता है बैंकों से ऋण प्राप्त करने में उनके पास आज भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कमी रहती है। तो ये बताइए, कह रहा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आज भी बहुत सारे किसान या ग्रामीण परिवार के लोग जो हैं वो साहूकार से पैसा लेते हैं। अनौपचारिक स्रोत, अनौपचारिक स्रोत होते हैं बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर। कोई रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त मित्र हो सकता है, कोई साहूकार हो सकता है, ठीक है, मनी लेंडर हो सकता है। और वो इसलिए भी है क्योंकि बैंक में जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जो उनके पास आमतौर पर नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं समर्थक ऋणाधार, वो नहीं होता। तो इसलिए वो कई बार अपने अनौपचारिक स्रोत से पैसा ले लेते हैं। नेक्स्ट कहता लिबरलाइजेशन या उदारीकरण इनमें से किस क्या है? प्रोमोटिंग ट्रेड बैरियर्स, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, कंट्रोलिंग द अदर कंट्री थ्रू ट्रेड, इंक्रीजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द गुड्स। तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण 1991 के अंदर ये लागू किया गया था, जो न्यू ट्रेड पॉलिसी थी उसके तहत। तो इसका मतलब था रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स, जो व्यापार से संबंधित बाधाएं थी उनको हटा देना, वो कहलाता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सेक्टर में हाईएस्ट शेयर है एम्प्लॉयमेंट का? आज की भारत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक? तो आज की डेट में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। इंडिया का लगभग 60% हिस्सा जो है कहीं ना कहीं वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 फॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट, ऋण के औपचारिक स्रोतों का चयन करें और नीचे जो विकल्प दिए गए उसके अनुसार उत्तर देखें। तो देखो औपचारिक, फॉर्मल में आते हैं बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब 1 और 3 देख लीजिए कहाँ है, 1 और 3, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ये जो दोनों बच गए मनी लेंडर और व्यवसायी, ये जो है अनौपचारिक में हो जाएंगे, ठीक है, ये अनौपचारिक हैं, ठीक है। इनफॉर्मल होते हैं ये, इनमें ज़्यादा जो रेट रहता है इंटरेस्ट रेट वो है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए। इनको आप रिवाइज करिए, तैयार करिए। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर किसी न किसी रूप में रिपीट होता ही रहता है, और वैसे भी ये आपके सारे सिलेबस का हिस्सा है, तो ये आपकी मदद करेंगे। कोई आपका प्रश्न परेशान करता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।